अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है. Okay, so we were discussing last time communication barriers, communication challenges. Okay, and last time I think we discussed the noise factor, then distortion we discussed, then redundancy factor we discussed, then the feedback we have gone through. So five factors we have discussed last time. So today we are going to discuss the remaining factor. Inshallah, I will try to finish the chapter as soon possible. थोड़ा सा lengthy है topic, so but you have to be with me. ठीक है? You have to be with me. So let me write first here. Chapter number 2, लेक्चर नंबर 25. और हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस. ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं 3 में. और हम नॉइस को डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टॉर्शन को डिस्कस कर चुके हैं, रिडंडेंसी को डिस्कस कर चुके हैं, एटीट्यूड ऑफ द रिसिपिएंट को डिस्कस कर चुके हैं, फीडबैक को डिस्कस कर चुके हैं. अब मैं जो कंटिन्यू करने लगा हूँ, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वो मैं कर रहा हूँ कहाँ से जी? डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स. और ये है 3.5. हाँ 3.5 है, सॉरी 3.5. ये इसका 5th है. नेक्स्ट, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स. डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट. इसमें आपको ये बताऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील करना होता है. ठीक है जी. जी. सो जो बेटा कॉन्फ्लिक्ट की जो शुरुआत होती है, जो झगड़े की शुरुआत होती है, अच्छा बेटा जो हमारी सोशल लाइफ में जो झगड़े होते हैं उनको बोलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? क्वारलिंग बोलते हैं. जो हमारी सोशल लाइफ के झगड़े होते हैं. लेकिन जो बिजनेस में हमारे झगड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट. बेटा जो कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड है ये बिजनेस में इस्तेमाल होता है. जो सोशल लाइफ में, जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपके जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में क्वारलिंग. अंडरस्टैंड? तो कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड जो है ना, ये प्रोफेशनल वर्ड है जो सिर्फ बिजनेस में ही इस्तेमाल किया जाता है जी. सो जो शुरुआत होती है बेटा वो आर्गूमेंट से होती है. आर्गूमेंट क्या होता है कि आप एक बंदे के साथ बात कर रहे हो और वो उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा. वो कह रहा है वो अपनी मैं में, आप अपनी मैं में हो. वो कहता है नहीं मैं सही कह रहा हूँ, आप कहते हो नहीं मैं सही कह रहा हूँ. यहाँ पे सेंडर कहता है मैं सही हूँ, रिसीवर कहता है मैं सही हूँ. तो वो दोनों की जो मैं जब क्लैश करती है तो देन it start becoming an argument. ठीक है जी. So this involves the resolution of differences थ्रू डिस्कशन. फॉर एग्जाम्पल डिसाइडिंग व्हाट न्यू प्रोडक्ट टू लॉन्च फर्स्ट. ठीक है जी. अच्छा आपको मैंने आर्गूमेंट बता दिया है. अब आर्गूमेंट का या मैंने बताया ना कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में बता रहे हैं कि ख़त्म कैसे कर सकते हैं. आप डिस्कशन करो और किसी लाहे अमल पे पहुँचो, एक मुत्तफिक फैसला करो कि इस मसले को कैसे रिजॉल्व करना है. जिस तरह जिरगा वगैरह होता है या द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ओके, या घरों में जो इशू जैसे इकट्ठे बैठ के डिस्कस किए जाते हैं उनको रिजॉल्व किए जाते हैं. तो ये कहना चाह रहे हैं दिस इन्वॉल्व्स द रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस. जो भी आपस के आपके डिफरेंस हैं, जो भी आपके मेंटल डिफरेंसेस हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेस के डिफरेंसेस हैं, जो भी आपके सोचने के जो अंदाज डिफरेंट हैं, ओके, थ्रू डिस्कशन के थ्रू दोनों को ख़त्म करो. फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग व्हाट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. ठीक है, अब 2 मैनेजर हैं, एक कहता है नहीं इसको लॉन्च करना है फर्स्ट ऑफ मई को, दूसरा कहता है नहीं फर्स्ट ऑफ जून को लॉन्च करना है. अब दोनों को एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पे आना पड़ेगा. अगर दोनों अपने पॉइंट पे रहेंगे तो ना एक को अंडरस्टैंड होगा ना दूसरे को, मतलब ना एक की बात को फॉलो किया जा सकता है ना दूसरे की बात को फॉलो किया जा सकता है. अंडरस्टैंड बेटा? सो दिस इज कॉल्ड एन आर्गूमेंट. नेक्स्ट इज बेटा कंपटीशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन. ठीक है जी. कंपटीशन क्या होता है बेटा? कंपटीशन ये होता है कि अच्छा बेटा, आर्गूमेंट वहां पे रिजॉल्व किए जाते हैं जहां पे बाहिमी फैसला होता है. बाहिमी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मुत्तफिक हो के चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बेटा, कंपटीशन ये होता है कि चीज़ एक है और उसी को मिलेगी कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा. जिस तरह फर्स्ट पोजीशन का कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट पोजीशन कौन गेन करेगा? वही गेन करेगा. मैरिज सर्टिफिकेट कौन लेगा बीसी में? वही लेगा ज़्यादा मेहनत करेगा. तो यहाँ पे सारे पॉजिटिवली मेहनत करते हैं टू अचीव दैट थिंग. सो कंपटीशन ये होता है कि सब लोग भाग रहे होते हैं उस एक चीज़ को हासिल करने के लिए, उस पोजीशन को हासिल करने के लिए, उस जॉब को हासिल करने के लिए. ठीक है जी. जैसे जो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं,
कितने बच्चों ने अप्लाई किया, हज़ारों के हिसाब से बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन जो एडमिट होते हैं, जिनका एडमिशन होता है वो थोड़े से होते हैं, मतलब वो कंपटीशन वो जीत गए, और वंस यू विन द कंपटीशन ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अंडरस्टैंड। सो ये दिस रिप्रेजेंट द राइवल परसूट ऑफ अ कॉमन प्राइज। हर कोई भाग रहा है, हर कोई उसको हासिल करने की जुस्तजू में है, जो उसका जो गोल है वो कॉमन है, सबके लिए वो कॉमन वो चीज़ है, कॉमन प्राइज है, जो इनाम मिलना है, जो रिवॉर्ड है वो कॉमन है, वो सबके लिए एक ही है, सब उसके लिए मुकाबला करेंगे। जिस तरह वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, तो एक टीम ने जीतना है, लेकिन सारी उसके लिए भरपूर तैयारी करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं जीतने की। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू मैनेजर्स आर फाइटिंग टू विन बजट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, ठीक है। अब ये उसी को मिलेगा जिसकी प्रपोजल अच्छी होगी, दो मैनेजर आपने फाइट कर रहे हैं, उसी को ही प्रोवाइडेड किया जाएगा ये बजट, कि जो अच्छी प्रपोजल देगा और जो शो अप करेगा अपनी स्किल्स को, ही विल बी अवॉर्डेड दैट प्रोजेक्ट। बढ़िया, तो ओके हो गया। अब तीसरा बेटा है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ये रियल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है जी। दिस इज अ बिहेवियर दैट अकर बिटवीन ग्रुप व्हेन पार्टिसिपेंट ऑफ वन ग्रुप परसीव अदर ग्रुप मे ब्लॉक देयर गोल्स, ठीक है। जहां पे बेटा आर्गुमेंट्स में क्या था कि हम बात के थ्रू मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन में क्या था कि हम पॉजिटिव एनर्जी लगा के उस मुकाबले को जीतने की कोशिश करते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है कि आप पॉजिटिव तो नहीं जीत सकते क्योंकि अगली पार्टी बड़ी तगड़ी है, पॉजिटिव भी आप नहीं जीत सकते, आप एक डिफरेंट हरबे यूज़ करते हो, नेगेटिव हरबे यूज़ करते हो। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कई ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे नेगेटिव तरीकों को यूज़ करके अगले बंदे को डाउन किया जाता है। हार्मफुल, आगे लिखा है हार्मफुल एक्सप्रेशंस, ठीक है। हार्मफुल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंस मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है बेटा कि एक कंपनी सपोज बहुत आगे जा रही है, बहुत प्रोग्रेस कर रही है, उसकी रेपुटेशन को बैड करने के लिए उस पर कुछ स्कैंडल्स लगा दिए जाते हैं या उसके प्रोडक्ट में उसको फ्लॉप करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो जहाँ पे आप उससे बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करने की तो उसमें नहीं होते पोजीशन में, लेकिन आप उसी की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या उसी की एग्जिस्टिंग क्वालिटीज़ को आप लोगों की नज़रों में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो। सो डैट इज़ कॉल्ड द हार्मफुल एक्सप्रेशन, के जहाँ पे आपकी नीयत सही नहीं होती, जहाँ पे आपका मकसद आगे बढ़ना नहीं होता बल्कि उसको पीछे खींचना होता है, ठीक है, जो आपसे आगे बढ़ रहा है। एन एग्जाम्पल कुड बी अ ट्रेड यूनियन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू मैनेजमेंट प्लान्स टू कट कास्ट, ठीक है जी, ठीक है। अब जिस तरह से ट्रेड यूनियन होती है, आपको पता है ट्रेड यूनियंस होती है, सारे लेबर्स मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं। अब उनको खर्चे कम करने हैं, उसके लिए ट्रेड यूनियंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो अब वो सारे मिलके मतलब वो कंपनी के अंदर हड़ताल करते हैं और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, या वो धमकी देते हैं कि ये होता है बेटा, आप मूवीज़ में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और क्योंकि पूरी लेबर इनके अंडर होती है और जैसे उन्होंने कहना होता है वैसे ही पूरी लेबर ने एक्शन परफॉर्म, मतलब वो लेबर एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो अगर ट्रेड यूनियन अगर वो स्ट्राइक करेगी तो मतलब पूरी लेबर स्ट्राइक मीन कंपनी गई, ठीक है। तो ये पॉइंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ओके हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, अब दो तरह के बेटा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वो होता है कि मैं आपको बाद में समझाता हूँ। कंस्ट्रक्टिव होता है पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लो, और डिस्ट्रक्टिव होता है कि नेगेटिव लो, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली रिक्वायर्स मैनेजिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अल्टीमेटली बेटा दुनिया में हर मसले का सलूशन जो है ना वो बातचीत है। वॉर्स नहीं है, किसी को कत्ल कर देना नहीं है, दुनिया में हर मसले का जो जवाब है बेटा, ठीक है ना, अल्टीमेटली आपको बात पे आना पड़ेगा, या आपको सॉरी करना पड़ेगा या उसको सॉरी करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको बात करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू revive the communication. So how it is managed may depend on whether it is considered constructive destructive in nature, ठीक है जी। अब इसको आप देखो, झगड़ा हो जाना, कोई प्रॉब्लम हो जाना, कोई चैलेंज क्रिएट हो जाना इज नॉट अ बिग डील। आप आगे कहना चाह रहे हैं, आप उस पर रिएक्शन क्या देते हो वो डिटरमिन करेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए अच्छा साबित हुआ या बुरा साबित हुआ। चीज़ों का होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, चीज़ें होती हैं और होती रहेंगी, चीज़ों का होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स का होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उस प्रॉब्लम के होने के बाद कि आप उससे क्या सीखते हैं, कितना इम्प्रूव करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं प्रॉब्लम होने के बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम में ही बह जाते हैं और फिर बह ही जाते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रॉब्लम तो होंगे,
इश्यूज तो होंगे, इश्यूज इंसान के साथ कभी ख़त्म नहीं होंगे। वेयर देयर इज अ लाइफ देयर आर इश्यूज, इवन के मौत के बाद भी इश्यूज, अगर अल्लाह ना करे ओके अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इश्यूज आर देयर, इश्यूज तो हैं ओके, लेकिन उन इश्यूज से आप किनारा कशी कैसे इख्तियार करते हो, इन पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे, इट्स योर चॉइस। ये कहना चाह रहा है कि इट्स योर चॉइस टू गो थ्रू पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूसेस न्यू इन्फॉर्मेशन डिस्कशन, उससे आप कोई नया कोई नतीजा अखज़ करते हो, कोई नई डिस्कशन आप निकाल लेते हो, कोई नया आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो। हेल्प डिफाइंस अ प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को समझ जाते हो, आप प्रॉब्लम की जड़ में, जब प्रॉब्लम की जड़ में पहुंच जाते हो, जब कॉज में पहुंच जाते हो, तो आपके लिए सोल्यूशन ढूंढना में बड़ा आसान हो जाता है। पॉजिटिव, आप पॉजिटिव ले रहे हो ना, तो आप यहाँ पे मसले को पॉजिटिव ले रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो यार क्या मुसीबत पै गई है, बल्कि आप उसके रूट्स ढूंढते हो और नेक्स्ट टाइम पर आप उसको इंप्रूव करते हो, फिर अपने आप को। यही बेटा, इसी के थ्रू इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता है। उसका माइंड चलना चाहिए चीज़ों का। अगेन आई एम सेइंग, वाक़यात का आपकी ज़िंदगी में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उन वाक़यात के होने के बाद आप उनको किस तरह से ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये कहना चाह रहा है हेल्प डिफाइन अ प्रॉब्लम, कि आप प्रॉब्लम को जब अंडरस्टैंड कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा जवाब, अगर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर गए, अगर मसले को अंडरस्टैंड करके, तो फिर जवाब भी ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इनकरेजेस क्रिएटिविटी, फिर आपका माइंड खुलता है टुवर्ड न्यू सोल्यूशन, क्योंकि अब आपको मसले का पता चल गया, अब आप ओके नए तरीकों से मसले को हल करने की कोशिश करोगे। रिलीज हॉस्टाइल फीलिंग, जो आपके अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स हैं, हॉस्टाइल फीलिंग्स जो आपके अंदर की, हाँ, जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो बाहर, क्योंकि आपकी एनर्जी है, इस एनर्जी को कहीं ना कहीं लगना है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लगाओगे तो ये नेगेटिव वे में ऑटोमेटिकली लगेगी। बेटा, हमारी एनर्जी, हमारा माइंड खपना ही खपना है। इसको या तो पॉजिटिवली खपा लो या नेगेटिवली खपा लो, इसने खपना है। अगर खुद इसको पॉजिटिवली यूज़ कर लोगे तो वेल एंड गुड, अगर माइंड को पॉजिटिव यूज़ नहीं करोगे तो हॉस्टाइल फीलिंग होता है कि जो आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो गुस्सा है, वो पॉजिटिव। जिस तरह से बेटा आपने कभी देखा है ये जो होती है WWF जो होती है और WWE जो होती है, ये जो फाइटिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे कितनी गुस्से से हॉस्टाइल फीलिंग निकाल रहे होते हैं। देखो, जब जीत जाते हैं उनको इनाम मिलता है। मतलब आप ये है कि आप कुछ करने के लिए ना, आपके अंदर वो दर्द होना चाहिए, वो हॉस्टाइल फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर हॉस्टाइल फीलिंग्स नहीं है, अगर वो दर्द नहीं है, तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको पर रिलीज करते हो। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट बेटा क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, जब आप उस चीज़ को, जिस तरह से अभी आप AFC में हो, आप CA कर रहे हो, या आगे चल के आप कैफ में जाते हो, अगर आपकी अल्लाह ना करे आपकी अटेम्प्ट आ जाती है, ओके, तो आप मायूस हो जाते हो, आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, इज़ डिफ़िकल्ट, CA बड़ा मुश्किल है, नहीं होएगा। तो उस टाइम पे आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उस टाइम पे आप सबसे पहले, अगर आप CA को स्किप करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको राइस से स्किप होना पड़ेगा, या आपको सबसे पहले स्किप होना पड़ेगा, आई कैप स्किप होना पड़ेगा। अंडरस्टैंड जी? ये कहना चाह रहा है कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम किसको हिट करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को हिट करते हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? राइस का गोल क्या है? टू मेक यू चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई कैप का गोल क्या है? टू मेक यू चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन आप उनके गोल को डिस्ट्रॉय करते हो, उनको फिर फॉलो नहीं करते, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपकी टेंशन उससे डाइवर्ट हो जाती है। इनहिबिट्स कम्युनिकेशन, जब आप उनसे गेट रिड हो जाते हो, जब आप उनसे दूर हो जाते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन इनहिबिट स्टॉप हो जाती है। एग्जिबिट होता है कम्युनिकेशन करना, इनहिबिट होता है कम्युनिकेशन कम कर देना या उसको स्टॉप कर देना। ठीक है जी। रिजल्ट इन ब्लेम, फिर आप ब्लेम करते हो, यार देखो ब्लेम क्या, पेपर ही मुश्किल आया सी, ये आई क्या बड़े मुश्किल पेपर देना है, ठीक है, पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, ब्लेम, या टीचर सही नहीं पढ़ाता, ठीक है, मेरी तो डिनाइल, मेरी तो गलती कोई नहीं। मतलब अपनी गलतियों का जो खमियाजा है वो दूसरों पे डालना, अपनी वीकनेसेस को जज नहीं करना। देखिए भाई, आप ये समझते हो कि आप फरिश्ते हो, ओके, और बाकी जो है वो सारी प्रॉब्लम दूसरे बंदे में है। सो दिस इज कॉल्ड द रिजल्ट इन ब्लेम, दूसरों को ब्लेम करना, डिनाइल, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ साबित करना, एंड स्केपगोट। स्केपगोट बेटा ये होता है कि अपनी गलतियों का कसूरवार दूसरों को समझना, कि ये तो गवर्नमेंट की वजह से है, ये तो फैमिली की वजह से है, या ये तो दोस्तों की वजह से हो गया, या ये मेरे टीचर की वजह से हो गया, या ये राइस की वजह से हो गया। मतलब स्केपगोट होता है कि जहाँ पे आप अपनी इस्लाह की बजाय आप उंगलियां दूसरों पे उठाते हो और आप अपने आप को
कहते हो कि मैं कसूरवार हूँ और सारा जो कसूर है ये दूसरों का है। अंडरस्टैंड जी? तो दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको ख़त्म कैसे करना है आगे बता रहा है ओके, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया बेटा, क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया है आर्गुमेंट को, फिर हमने डिस्कस किया कंपटीशन को, फिर हमने डिस्कस किया किसको? आर्गुमेंट, कंपटीशन, थर्ड किसको डिस्कस किया बेटा हमने? जी, किसको डिस्कस किया? मैं स्किप कर गया हूं, किसको डिस्कस किया हमने बेटा? कॉन्फ्लिक्ट को। फिर इसके हमें फर्दर दो काइंड्स पढ़ी हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। फर्दर में दो काइंड्स पढ़ी हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। जी, कंस्ट्रक्टिव एंड हमने दो डिस्कस कर ली। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं बेटा, इतने पॉइंट्स हमें डिस्कस कर लिए। अब आगे जो हमें डिस्कस करने वाला हूं वो टैक्टिक्स एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं टैक्टिक्स एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब ये टेक्निक्स को डिस्कस करने वाला हूं कि जब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें कौन से सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि चालाक लोग या इंटेलेक्चुअल लोग वही होते हैं कि जो इशारों से समझ जाते हैं देयर इज गोना समथिंग रॉन्ग। ठीक है जी, सो टैक्टिक्स एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द फॉलोइंग टैक्टिक्स माइट हैव बीन एम्प्लॉयड विच जनरेट सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, सो द फर्स्ट, विद होल्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब आप पूरी इन्फॉर्मेशन, आप गोली करा रहे हो, सपोज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दूं, मैं आपको एक एक वर्ड ना पढ़ाऊं, मैं आपको बोलूं आप खुद पढ़ लें। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, विद होल्डिंग इंपॉर्टेंट। जब विद होल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना है, फिर रिसीवर कहेगा, लिसनर बोलेगा मुझे तो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा। ठीक है जी, ओके, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है एग्जैक्ट देनी है, पूरी देनी है, सही देनी है, क्योंकि उसमें कोई डंडी नहीं मारनी। सो विद होल्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब पूर कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, सही कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे, तो इट डेफिनेटली विल लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, अल्टीमेटली आपका फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डेलिबरेट डिसऑर्डर इन्फॉर्मेशन के जानबूझ के, हमने पढ़ा चैप्टर 1 में सिलेक्टिव परसेप्शन में, या उसमें हमने पढ़ा था फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन में, कि जानबूझ के इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देना। ठीक है, विद डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट तो खराब करना, डेलिबरेट जिस तरह से बेटा आप जो आप सोशल मीडिया हमारा या जो आपको न्यूज़ दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, चैनल्स अपनी मर्जी के हिसाब से जानबूझ के इन्फॉर्मेशन को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। सो डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट इन्फॉर्मेशन होता है कि जानबूझ के इन्फॉर्मेशन को खराब करना। लैक ऑफ ट्रस्ट इज जनरेटेड, जिससे होता फिर क्या है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं, आपको पता है कि जिस तरह से पीटीवी है वहाँ पे जो गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ, सारी अच्छाइयाँ जो है ना वो एक्सप्लेन की जाएंगी, जियो पे जो है ना वो ये होगा, बोल पे ये होगा, एयरवाई पे ये होगा, हर एक ने अपने चैनल डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। सो वो जो फिर हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते, शायद वो बात तो सही कर रहे हो, शायद वो खबर सही दे रहे हो, लेकिन फिर भी हम पे ट्रस्ट नहीं करते। लैक ऑफ ट्रस्ट जनरेटेड विच मैनिफेस्ट एज फ्रिक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज। तो जब इंफॉर्मेशन जानबूझ के खराब दी जाती है तो फिर एम्प्लॉइज अच्छा फील नहीं, उनको पता होता है कि हमें जो हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जा रही है, हमें डिलीवर की जा रही है, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हमें वो बताई जा रही है जैसे फिलहाल हम काम डाउन हो जाए, लेकिन एक्चुअल रियलिटी वो नहीं है। अंडरस्टैंड जी? अंपायर बिल्डिंग ये होता है कि हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप कोई बड़ा काम करोगे या अगर आप बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके दुश्मन आर गुना भी देयर, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। ठीक है, जब भी आप प्रोग्रेस करेंगे ज़िंदगी में या आपने प्रोग्रेस का सोचा हुआ है, तो आपको मुश्किलात से फेस करना पड़ेगा, आपको लोगों के उनके टर्न्स और उनके जो नेगेटिव बिहेवियर्स उनको आपको फेस करना पड़ेगा। अंपायर बिल्डिंग बेटा होता है कि रिवॉल्वरी एंड जेलसी डेवलप के कॉन्फ्लिक्ट आपका होना है। अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने कोई बड़ा इंसान बनना है, ओके, या आपने कोई बड़ा टास्क अचीव करना है, तो अल्लाह पाक आपको फिर इतने ही बड़े इम्तिहान से गुजारते हैं। ओके, तो रिवॉल्वरी जेलसी लोग फिर ऑटोमेटिकली आपसे करते हैं, हसद करते हैं आपसे। उसके बाद बेटा ऑफिस पॉलिटिक्स, एक बात याद रखना बेटा कि जहाँ भी इंसान होंगे ना, ऑफिस जहाँ भी इंसान होंगे बेटा, ओके, वहाँ पे पॉलिटिक्स होगी। जितने भी इंसान होंगे
वहाँ पे एक दूसरे की खींचतानी होगी, लेग पुलिंग होगी, ये बेटा बात याद रखना। ऑफिस पॉलिटिक्स, इससे आप भाग नहीं सकते। हमारे पाकिस्तान में तो इल्ला माशाल्लाह हर कंपनी में इतनी ऑफिस पॉलिटिक्स है कि आपकी सोच है, ठीक है। तो बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते। जहाँ पे भी इंसान है आप दुनिया किसी कंट्री में चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, पॉलिटिक्स आपको मिलने वाली है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स डिफरेंट होने वाली है, लेकिन आपको पॉलिटिक्स लाजमी मिलेगी, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं कैन लीड टू लो मोरल, कि जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है फिर वहाँ पे दूसरों की खींचतानी होती है, तो फिर एम्प्लॉइज ना वो ज़्यादा हाईली मोरल, उनका मोरल लो होता है। फ्रस्ट्रेशन एंड फीलिंग ऑफ फेवरेटिज्म, आपको पता है कि जहाँ पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे लोग फेवरेटिज्म और अनफेवरेटिज्म के बेस पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लाइक डिसलाइक के बेस पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि जिसको आप लाइक करते हैं उसको आप फेवर दे रहे हैं, और जिसको आप लाइक नहीं करते उसको रगड़ा दे दो, उसको उड़ा दो, ठीक है जी। उसके बाद है बेटा फॉल्ट फाइंडिंग्स। फॉल्ट फाइंडिंग्स होता है बेटा हर वक्त दूसरों में कीड़े निकालना, हर वक्त दूसरों में, मतलब ठीक है आप सम टाइम उसको समझाने के नुक्ता नज़र से आप कह सकते हैं, लेकिन अगर हर वक्त आप फॉल्ट फाइंडिंग, अगला बंदा नाइट हो जाएगा, अगला बंदा आपको बड़ा टफ टाइम देने वाला। तो फॉल्ट फाइंडिंग होता है कि ऑल द टाइम हैविंग टेकिंग the negative aspect of other personality, so employees defend themselves through arbitration and appeal, okay। अगर fault finding की गई है employees में, तो वो कहते हैं जी हम पे ये तोहमत लगाई गई है या हम पे ये एलिगेशन लगाएगा, तो फिर वो कोर्ट का रजू करते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन होता है अपील, एक थर्ड पार्टी पर फैसला करती है कि ये बात सही की जा रही है कि नहीं की जा रही। जब उसको लगता है कि मेरे पे जुल्म हो रहा है तो फिर वो आर्बिट्रेशन करता है, फिर वो अपील करता है, और थर्ड पार्टी जो कोर्ट है मोस्ट लाइकली वो उस मसले को रिजॉल्व करती है। आई होप यू अंडरस्टूड द सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट है बेटा रिजॉल्विंग। अब ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है बेटा, इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है। तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। सो बेटा मैंने साथ टिक का साइन लगाया, सॉरी फॉर दैट। आर्गुमेंट हो गया, कंपटीशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं किस पे हूँ बेटा, किस पे हूँ, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अब मसलों को रिजॉल्व कैसे करना है। Effective communication lies at the heart of resolving any conflict, ठीक है। जो अच्छी कम्युनिकेशन होती है, अच्छी जो कम्युनिकेशन होती है उससे मसले जो है वो रिजॉल्व होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है दुनिया में जितने मसले उनका अल्टीमेट जो हल है वो अच्छी कम्युनिकेशन है। व्हाट इज क्रिटिकल इज दैट ऑल पार्टीज फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले ये तो अंडरस्टैंड कर लो कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कई लोग तो मानते नहीं कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। पहले अपने माइंड को ये तो एक्सेप्ट करो कि देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज समथिंग दैट नीड टू बी इम्प्रूव। कई ऐसे लोग कहते हैं हमारी तो गलती नहीं है, कई तो कहते हैं यार ये सारी गलती दूसरे की है। तो कहना है फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। वी हैव टू मेक अवर एनालिसिस के वेयर इज अवर पार्ट, एंड सेकंड कमिट टू अचीविंग इट। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन की तरफ जाओ। पहले उसको एक्सेप्ट करो कि यस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया फिर रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। मैनेजर्स विल नीड टू जज द बेस्ट मीडियम एंड चैनल फॉर हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो मैनेजर्स को चाहिए फिर उस हिसाब से, देखिए जिस नेचर का कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, उस हिसाब से मीडियम और चैनल का फिर इंतखाब करें। बेटा ये अंडरस्टैंड हुआ, उस हिसाब से फिर आपने अप्रोप्रिएट मीडियम और चैनल का इंतखाब करना होता है, देखिए विच में इनकॉर्पोरेट एन इंक्रीमेंटल अप्रोच एज फॉलोज, ठीक है जी। देखिए अब शुरुआत में कुछ और हरबे, जिस तरह से बच्चा गलती करता है बेटा तो उसको पहले आराम से समझाया जाए। इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी पनिशमेंट या उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज करना शुरू कर दो, ठीक है। देखिए जिस बच्चा शरारत फर्स्ट टाइम शरारत करेगा तो हम उसको आराम से बोलेंगे बेटा इट्स नॉट गुड, सेकंड टाइम फिर भी आराम से बोलेंगे, थर्ड टाइम थोड़ा हार्श हो जाएंगे, फोर्थ टाइम फिर भी मिस्टेक करेगा तो उसको फिर और सख्ती की जाएगी। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने मसले को रिजॉल्व करना है तो अगर एक तरीके से मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा फिर सेकंड अप्लाई करो। अगर ऑप्शन ए इस्तेमाल, अगर ऑप्शन ए जो है ना वो वैलिड नहीं हो रहा, ऑप्शन बी वैलिड कर लो, ऑप्शन बी वैलिड नहीं हो रहा, ऑप्शन सी को इस्तेमाल करो, ऑप्शन जी तक जाओ। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है कि अगर एक जो आपकी टेक्निक थी वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई, देन मूव फॉर द नेक्स्ट वन, देन मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अपने आप को लेकिन स्टॉप नहीं करना,
क्लियर जी? जी आज फर्स्ट क्या जी, इनफॉर्मल फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो फर्स्ट आपस में बैठ के सुलह सफाई कर लो। इनफॉर्मल यार के जो इश्यू है लेट इट डिसाइड टुगेदर, आपस में मिल बैठ के इस मसले को हल करते हैं। सो इनफॉर्मल फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आपस में मिल के इस मसले को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। अब सेकंड क्या है जी, फॉर्मल वर्बल। अगर फिर भी मसला रिजॉल्व नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि आपके समझाने के बावजूद उसने दोबारा ये हरकतें वो कर रहा है, तो फिर उसको फॉर्मल, अगर नेक्स्ट टाइम तो नहीं मिस्टेक, बेटा स्कूल्स में ऐसा होता है, पहले आपको बुलाया जाता है, आपको इनफॉर्मली वार्न किया जाता है। अगर फिर भी आपको समझ आया फिर फॉर्मली, अगर नेक्स्ट टाइम आपने मिस्टेक की तो यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द स्कूल, समथिंग लाइक दैट। ओके, आपको ज़रा फॉर्मली वार्न किया जाता है। पहले एक आराम से समझाना होता है, अगर आराम से समझ नहीं आई बात, फिर थोड़ी सख्ती करनी होती है। उसके बाद बेटा फॉर्मल रिटन वार्निंग। अगर फिर भी उसको समझ में नहीं आई ना बात, फिर उससे एप्लीकेशन लिखवा लो, उससे साइन करवा लो। अगर नेक्स्ट टाइम वो खुद लिख, होता है समटाइम स्कूल्स में बच्चों से खुद एप्लीकेशन लिखवाई जाती है कि मैंने ये गलती की है, इसके बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ, फिर फॉर्मल रिटन वार्निंग से ले लो। गल समझ आई बेटा, फॉर्मल रिटन वार्निंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर वो इतना ढीठ है उसको फिर भी समझ नहीं आ रही, तो फिर आप खुद बताएं उसको क्या हल होना चाहिए। पहला कैसे मसला हल करना है बेटा, इनफॉर्मली हल करना है। अगर इनफॉर्मली मसला हल नहीं हो रहा, फिर कैसे हल करना है, फॉर्मली हल करना है। फॉर्मली उससे आपने कम्युनिकेशन करनी है। अगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, फिर रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है। अगर वो इतना ढीठ है कि फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, तो उसको फाइन्स करो। ओके ओके। अगर फाइन के बाद भी वो सीधे रास्ते पे नहीं आ रहा, फिर उसकी डिमोशन होता है कि वो उस लेवल को वो डिजर्व ही नहीं करता। मतलब अगर वो पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गया। अगर एक एम्प्लॉई है, सपोज ही इज़ अ सुपरवाइजर, ओके, और मैनेजर उसको समझा रहा है, या एक एम्प्लॉई है उसको सुपरवाइजर समझा रहा है, और वो एम्प्लॉई बार बार मिस्टेक किए जा रहा है, मतलब ही डजंट डिजर्व, मतलब वो उस पता नहीं वो कैसे वहाँ पहुँच गया। अगर वो बार बार गलती कर रहा है तो वो ही डजंट डिजर्व दैट पोजीशन, उसको डिमोट कर दो, उसको नीचे ले जाओ। शायद वहाँ पे वो जो है ना वो उसका लेवल हो। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी तरीके से उस लेवल पे पहुँच जाते हैं, कोई रेफरेंस के थ्रू, या वो उस लेवल को डिजर्व नहीं कर रहे होते, वो बार बार मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो एक दफ़ा मिस्टेक करेंगे, एक मोमेंट एक सौ आके दो दफ़ा नहीं डसा जाता। मोमेंट एक दफ़ा गलती करे, मतलब प्रोफेशनल एक दफ़ा गलती करेगा, दो दफ़ा करेगा, थर्ड टाइम नहीं करेगा। लेकिन मतलब इसका मतलब है कि जो बार बार गलती कर रहा है मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो वो पोजीशन को डिजर्व नहीं करता, या वो किसी और तरीके से पोजीशन पे पहुंचा है। सो फाइन्स, डिमोशन एंड डिसमिसल। अगर फिर भी उसकी समझ नहीं आया, अगर डिमोशन के बाद भी वो बंदे का पुत्र नहीं बना, फिर एक काम करो, उसका फुटबॉल बनाओ, जोर से किक करो, उसको बाउंड्री के बाहर फेंको। तो दिस इज कॉल्ड अ डिसमिसल। दैट्स द लास्ट सोल्यूशन, कि अब कोई चारा नहीं है। द फाइनल सोल्यूशन इज उसको आप गेट रिड फ्रॉम द कंपनी, उसको फायर करो, उसको डिसमिस करो। ठीक हो गया बेटा। सो इस तरह से मसलों को रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है टैक्टिक्स फॉर एड्रेसिंग, लास्ट इसका पॉइंट है टैक्टिक्स फॉर एड्रेसिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशनल के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे, उनको पहले कॉन्फ्लिक्ट से बंदे के कॉन्फ्लिक्ट से, आप कॉन्फ्लिक्ट से ऑर्गेनाइजेशन के, कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ऑल्टर द इंडिविजुअल, उस बंदे को जिसकी वजह से मसला, और उस बंदे को चेंज कर दो, उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दो, उसका बॉस चेंज कर दो, मतलब उस बंदे को चेंज कर दो। गल समझ आई बेटा। ऑल्टर द इंडिविजुअल, कि सपोज वो उस पोजीशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको कोई और डिपार्टमेंट दे दो। सपोज वो अकाउंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको फाइनेंस में ले जाओ। वो मार्केटिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको कस्टमर सर्विसेज में ले जाओ। मतलब उसको ना उसकी फील्ड ही चेंज कर दो, या उसकी पोजीशन चेंज कर दो। या समटाइम ऐसा भी होता है कि पोजीशन में चेंज करने से, क्योंकि जहाँ वो बैठा होता है उसके कुलीग इतने वो उसको सपोर्ट, या वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो पोजीशन भी चेंज करने से काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कहना चाहता है ऑल्टर द इंडिविजुअल, बंदे को चेंज करो। ऑल्टर द कॉन्ट्रैक्ट, मिट्टी पाओ, होता है ना समटाइम जहाँ पे अब लग रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है, आप झगड़ा बढ़ने वाला है, तो वहाँ पे यार मिट्टी पाओ, यार ऑल्टर, कोई और गल करो, कोई और बात करते हैं। तो ये है ऑल्टर द कॉन्टेक्स्ट, बात कोई चेंज कर दो। गल समझ आई? ठीक है, कोई और बात करते हैं जी, गल समझ आई? ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को पॉजिटिव वे में ले जाओ। ठीक है, आगे ऑल्टर द रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप चेंज कर दो। सपोज अगर उसकी एक बॉस के साथ नहीं बन रही, उसको दूसरे बॉस से अटैच कर दो। ठीक है, तो उसका रिलेशनशिप चेंज कर दो। ऑल्टर द इशू, वो बेचारा उस काम में फिट इन नहीं हो रहा,
वो उस काम से हैप्पी नहीं है, उसके उस काम को चेंज कर दो, ऑल्टर द इशू। हमने सारे देखना होता है कि उसको उसको चेंज करने से सोल्यूशन आएगा, या उसका रिलेशनशिप को चेंज करें, या उसके काम को ही चेंज कर दें, ऑल्टर द इशू। देन द लास्ट पॉइंट इज चेंज द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये सबसे मुश्किल काम है बेटा कि उस बंदे की तरबियत करना, ये सबसे मुश्किल काम है। चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स के आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेती कि इस काम की, बाकी वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन जो आपने चेंज होना है वो आपने खुद ही चेंज होना है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए, उनकी सोचों को चेंज किया जाए, उन्हें मोटिवेशन लाई जाए। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स को ग्रूम अप किया जाए, उनको सिखाया जाए, ठीक है जी। लेकिन ये टफ मरहला है कि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा इसको अवॉइड करती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। और पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि ट्रेन होते हैं भाग जाते हैं, ट्रेन होते हैं भाग जाते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा इस पॉइंट को ज़रा हेजिटेट करती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमने कॉन्फ्लिक्ट को अभी हमने गो थ्रू कर लिया। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जो मैं गो थ्रू करने वाला हूँ, आपकी इजाज़त मिटा दूँ, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा गो थ्रू करने वाला हूँ वो है, जी बताएं कौन सा पॉइंट है, कम्युनिकेशन पैटर्न्स। और कम्युनिकेशन पैटर्न बेटा हमने पहले भी गो थ्रू किए थे, कौन से हैं बताया था आपको, कितने पैटर्न्स हैं बताया था लास्ट टाइम, कौन सा मार्कर यूज करा था, यस ब्लू मार्कर, जी यस। कितने पैटर्न है बेटा बताओ ना, 3 पैटर्न, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। कम्युनिकेशन पैटर्न में लिखने लगा हूं यहाँ पे। अब जो हम नेक्स्ट गो थ्रू कर रहे हैं 3.6, दैट इज कम्युनिकेशन पैटर्न, ठीक है जी। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन पैटर्न जी। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द डायरेक्शंस, डायरेक्शन आपको बताया था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी, हु इज द सेंडर और हु द रिसीवर है। 2 चीज़ आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न में हमने पहले सिर्फ डायरेक्शन को डिस्कस किया था, पैटर्न में 2 चीज़ें आ रही हैं, ओके। डायरेक्शन के अलावा किस फ्रीक्वेंसी में आपने बात करनी है, फ्रीक्वेंसी कितना आपने जल्दी बात करनी है, कितनी धीमी आवाज़ में बात करनी है, मतलब कितनी वॉल्यूम में बात करनी है, ओके। तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाती है। हमने पहले से डिस्कस किया था अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड डायगोनल, 3 डायरेक्शंस होती हैं। लेकिन अब उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी दफ़ा आपने बात करनी है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो पार्ट ऑफ द डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन का पता होना इंपॉर्टेंट, ये भी पता हो कि मैं सिर्फ बॉस से कितनी दफ़ा मुलाकात करूंगा तो बेहतर रहेगा, इस पर्सन को कितनी दफ़ा मैं जाके मीटिंग करूंगा तो बेहतर रहेगा। ये ना हो कि आप सुबह शाम मीटिंग्स ही कर रहे हो, सुबह शाम मुलाकात ही चल रही हो। सो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट आपने अंडरस्टैंड करना है डायरेक्शन, देखिए जहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल तरीके से ही बात करनी है, जहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन है वहाँ पे वर्टिकल तरीके से ही। अब ये ना हो कि वर्टिकल में बॉस से बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं वो डाउनवर्ड लहजे में बात कर रहे हैं। अब जब बॉस से बात करते हैं तो कौन सा लहजा होता है, अपवर्ड, और अपवर्ड जो लहजा होता है थोड़ा हम्बल लहजा होता है, आपको पता बताया था हम्बल लहजा होता है। अब बॉस आपसे बात कर रहा है तो वो अपवर्ड लहजे में बात ना करे, बल्कि वो डाउनवर्ड, वो लगे कि ही इज अ बॉस, ठीक है, वो डाउनवर्ड लहजे में बात करे। क्लियर हो गया बेटा। सो ये बताना चाह रहा है। आगे आ जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। विद इन टीम्स वन ऑफ द टास्क ऑफ अ लीडर शुड बी टू इंश्योर दैट एवरीवन इन द टीम कम्युनिकेट्स एज दे शुड, कि हर एक को ऐसे ही कम्युनिकेशन करनी है जैसे ही सपोज टू हैव अ कम्युनिकेशन। जो उसका लेवल है वर्टिकल में उस हिसाब से वो कम्युनिकेशन करे, अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करे तो उस हिसाब से वो कम्युनिकेशन करे। एंड दैट कम्युनिकेशन आर नॉट डोमिनेटेड बाय रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप, ठीक है जी। अब पैटर्न में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो टॉक। ये ना हो कि कुछ लोग तो ज़्यादा बात कर रहे हैं, कुछ लोग बातूनी ज़्यादा होते हैं तो वो हावी हो जाते हैं ग्रुप पे। ये ना हो कि वो तो ज़्यादा बात किए जा रहे हैं और बाकी जो है ना ऐसा सच बात, मतलब उनको मौका नहीं मिल रहा बात करने का। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि मोनोपली नहीं होनी। मोनोपली होता है कि एक बंदा उसको वो कवर अप कर रहा है, मतलब एक ही बंदा जो है ना वो उसको उस पूरी डिस्कशन को लेके जाए, या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उस डिस्कशन को लेके चल रहे हैं। व्हेन लीडर्स आर ऑटोक्रेटिक जी, मोस्ट कम्युनिकेशन टेंड टू बी डाउट। ऑटोक्रेटिक होता है कि जहाँ लीडर
शो अप करना चाहता है यस आई एम अ लीडर, देखिए, या उसको शो अप करना चाहिए आई एम अ लीडर, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी होती है, वो डाउनवर्ड डेफिनेटली होती है, वहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। विद डेमोक्रेटिक होता है जो अवाम के लीडर्स होते हैं, जहाँ पे आपने ज़्यादा बॉसी नहीं जितानी होती, जहाँ पे आपने ज़्यादा, जहाँ पे अवाम का ख्याल रखना होता है, जहाँ पे ओके, तो वहाँ जहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन चाह रही होती है, तो विद डेमोक्रेटिक लीडर्स कम्युनिकेशन टेंड टू बी मोर टू वे। ओके, तो जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी जहाँ पे जमहूरियत होती है, जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स होते हैं, तो वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होती है। जैसे जैसे बॉस बात कर रहा है वैसे अवाम भी बात कर सकती है। ठीक है, हमारी अगर इस्लामिक हिस्ट्री उठाए तो शुरू के हमारे जो खुलफा राशिदीन थे, उनका एग्जैक्टली ये पैटर्न था, डेमोक्रेटिक पैटर्न। लेकिन अब तो बेटा सीनियर, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है तो इट इज़ इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल टू टॉक विद द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। ठीक है, अब वो, और जो बात करते भी हैं वो ऑटोक्रेटिक लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, लेकिन है सारे ऑटोक्रेटिक ही इनसाइड कम्युनिकेशन के पैटर्न में अगर बात की जाए तो द पर्पस ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन इज टिपिकली, हम वर्टिकल कम्युनिकेशन करते ही हैं टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। ठीक है जी, डायरेक्शंस देते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, अहकामात जारी करते हैं, टू डेलीगेट रिस्पॉन्स, दूसरों को उनकी जिम्मेदारियां बताते हैं, द कंट्रोल एक्टिविटीज, टू कंट्रोल एक्टिविटीज, और अपने मातहतों को कंट्रोल करते हैं। द पर्पस ऑफ हॉरिजॉन्टल, अदर नेम जो है लेटरल कम्युनिकेशन टिपिकली टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। ओके, टू कोऑर्डिनेट, जब भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, ओके, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं, ऐसे मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सब हैप्पीली एक ही लेवल पे रह के काम कर रहे होते हैं। टू डेवलप एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप एट वर्क, या जो आप अपने सोशल पर्सनल रिलेशनशिप, दोस्ती यारी निभाते हो वर्क प्लेस के ऊपर, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, टू डेवलप, या आप बनाना चाहते हो, बनाते हो, दोस्ती वगैरह बनाते हो, डेवलप एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप एट वर्क, अपने वर्क प्लेस में भी आप जो सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हो, दैट इज आल्सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। The last paragraph of this topic is understanding existing communication pattern and which one are effective and which cannot help managers tailor future communication। ठीक है जी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि कौन सा कम्युनिकेशन पैटर्न काम कर रहा है, फिर कौन सा इफेक्टिव है और कौन सा इफेक्टिव नहीं है, उसके मुताबिक अपनी फ्यूचर कम्युनिकेशन को टेलर करो, उसके मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन को मोल्ड करो, मॉडिफाई करो, चेंज करो, एंड मैसेज टू इंप्रूव देयर इफेक्टिवनेस, अपने मैसेज के हिसाब से इंप्रूव करो। अंडरस्टैंड जी? सो आई एम डन विद कम्युनिकेशन पैटर्न। The next is, second last is delivering negative messages. 3.7 delivering बेटा, next topic क्या है? delivering messages। ठीक है जी, अब बिजनेस के अंदर आपको सम टाइम बेटा हमेशा अच्छी खबरें नहीं होती, आपको पता है ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, हमेशा अच्छी खबरें नहीं होती, कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम। ओके, तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, कभी बिजनेस ऊपर जा रहा होता है, कभी बिजनेस नीचे आ रहा होता है, या आपको कई दफ़ा कस्टमरों को अच्छी खबर देनी होती है, बल्कि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ टाइम बुरी खबरें ही होती हैं कि अब प्राइसेस बढ़ गई हैं, अब ये हो गया है, अब सप्लाई शॉर्ट हो गई है। तो अब ये जब आपने अपने बिजनेस की नेगेटिव न्यूज़ को शेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, व्हाटसोएवर, विद द कस्टमर्स और विद आउटसाइड पार्टीज, तो अगर आपने बार बार नेगेटिव न्यूज़ शेयर की एज इट इज़ द वे इट इज़, जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ को आपने वैसे ही शेयर कर दिया, तो फिर कस्टमर आपसे भाग जाने वाला है, बोलेगा देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आपने नेगेटिव न्यूज़ को भी ऐसे शेयर करना है कि उसमें से पॉजिटिव को बात निकले और आपका मकसद भी पूरा हो जाए और उसको फील भी ना हो, रियलाइज़ भी ना हो। ये थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा कि अपना काम भी कटवा लो, अपना बिजनेस भी कर लो, ठीक है, अपना बिजनेस भी चलता रहे, तो कस्टमर भी नाराज ना हो। गल समझ आई? तो ये कहना चाह रहा है डिलीवरिंग नेगेटिव मैसेजेस की, इस तरह से डिलीवर करो कि काम भी हो जाए, नेगेटिव बात भी वो डिलीवर हो जाए और कस्टमर भी अनॉयड ना हो, ही फील्स हैप्पी इनफ। So let's go through. It is inevitable in both business and personal communication that there are times when negative message will need to be delivered. ठीक है, दोनों सिचुएशन में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे बिजनेस लाइफ हो, there are multiple circumstances when you are supposed to deliver the negative messages. Example might include refusing an employee request for pay rise, उसने आपको सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है, आपने उसकी नहीं बढ़ानी। Informing a client that the goods they order has been delayed, उसने जो ऑर्डर किया था वो डिले हो गया है, किसी वजह से डिले हो गया है, अब आपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है। एडवाइजिंग अ मैनेजर दैट द रिपोर्ट यू प्रिपेयर कंटेन
सिग्निफिकेंट एरर और या आपने जो रिपोर्ट बनाई है, मैनेजर ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, और अनाउंसिंग द लेट अराइवल ऑफ फ्लाइट, या आपकी फ़्लाइट लेट हो गई है। जिस तरह पाकिस्तान में तो अक्सर चीज़ें हो जाती हैं, ट्रेन वगैरह तो मोस्टली लेट सी होती हैं। सो अगर ट्रेन लेट है या फ़्लाइट लेट है तो आपने कैसे कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि वो आपको, आपकी कंपनी को हिट भी ना करें और उसको नेगेटिव मैसेज भी डिलीवर हो जाए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल प्लान नेगेटिव मैसेज टू कन्वे द नेगेटिव मैसेज क्लियरली, आपने अब इस तरह से डिलीवर करना है कि नेगेटिव मैसेज डिलीवर भी हो जाए, वाइल रिटेनिंग एज मच गुडविल एज पॉसिबल इन कंस्ट्रक्टिव फैशन, के आपकी गुडविल भी बरकरार रहे, आपका नाम भी बरकरार रहे, आपकी रेपुटेशन भी बरकरार रहे, और उसके जहन में आपका पॉजिटिव इमेज कायमो दायम रहे। ठीक है जी। सो द की पॉइंट्स टू कंसिडर इन कम्युनिकेशन नेगेटिव मैसेजेस आर एज फॉलोज। तो पहला क्या पॉइंट है बेटा, मुड़ के निकलना, बैक निकलना, ये इसे लिखता हूँ बेटा। पहला क्या पॉइंट है जी, यूज बफर। पहले सारे पॉइंट में लिख लूं, देखिए ये, चलो यूज बफर। पहला पॉइंट बेटा क्या आएगा, यूज बफर। सबसे पहले बेटा होता है, अब बफर थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा, बफरिंग होता है थोड़ा सा मक्खन लगाना। मतलब बफरिंग होता है जिस तरह से बेटा जिस तरह हम बेटा शूज़ पॉलिश करते, तो जब पॉलिश करते हैं तो वो शाइन करना शुरू कर देते हैं। तो आपने बंदे को थोड़ा सा शाइन करना है, उसको थोड़ा सा जगाना है, उसके दी बेस्ट को थोड़ा सा जगाना है, दी बेस्ट को, ठीक है, वो उसका दी बेस्ट सोया हुआ है, उसको थोड़ा सा जगाना है। जिस तरह से एक बच्चा 70% मार्क्स ले रहा है, उसको बोले यार यू कैन वर्क हार्ड एंड यू गेट 80%। देखिए एक बच्चे ने 80% मार्क्स लिए हैं, अब ये नहीं कि 70% वाले को डायरेक्टली बोलो कि यू गेट अ मैरिज सर्टिफिकेट, उसको बोलो स्टेप बाय स्टेप। बफरिंग होती है कि स्टेप बाय स्टेप देखिए उसको पुशअप करना। देखिए आप एक बच्चा 80% मार्क्स लिया, थोड़ी सी आप को 90% मार्क्स ले सकते हो, वो थोड़ी सी बफरिंग और करो, यार यू गॉट 90% मार्क्स, थोड़ी सी मेरे को यू कैन टॉप, यू कैन हैव द मैरिज सर्टिफिकेट। तो बफरिंग होता है बेटा कि पहले कस्टमर आपके पास आता है, ओके, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी इश्यू हो गए, उसको पहले बुलाते हैं, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, और उसके बिजनेस को पूछते हैं, उसका पूछते हैं, उसको चाय शाय पिलाते हैं, उसको पहले कूल डाउन करना। वो जो कूल डाउन करना है बेटा, कूल डाउन इफेक्ट ऑफ पर्सन, कूलिंग ऑफ अ पर्सन, उसको नेगेटिव खबर सुनने से पहले उसको जो न्यूट्रल करना है उसको सुनने, ताकि उसमें वो कैफियत आ जाए कि वो नेगेटिव खबर को अच्छे वे में उसको एब्जॉर्ब कर सके। दैट इज कॉल्ड द बफरिंग स्टेटमेंट। सो अ बफर इज अ न्यूट्रल और पॉजिटिव स्टेटमेंट डिजाइन टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अ नेगेटिव मैसेज, के नेगेटिव मैसेज को डिलीवर करने से पहले, ताकि पर्सन को इतना आप पॉजिटिव कर दो, उसको इतना उसकी औकात से उठा दो कि वो फील करे कि पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ, इतना अच्छा वो फील करे। Okay, a good buffer make the reader more receptive to the negative। अगर वो आपने उसकी बफरिंग अच्छी कर दी तो वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा, he will feel good enough, he or she will feel good enough, और फिर आप अपना मकसद अचीव कर सकते हो। ठीक है, इस एज में आप बेटा ये काफ़ी होता है, ये आप तो जनरल में शायद इस्तेमाल करते होंगे, ये फार्मूलेज वगैरह अप्लाई होते हैं इस एज में। सो अ गुड बफर मेक्स द रीडर मोर रिसेप्टिव टू द नेगेटिव मैसेज। ठीक है जी, तो आप अपना मकसद तब अचीव कर सकते हो ओके जब आप उसकी बफरिंग करो। तो पहले थोड़ी कस्टमर को भी खाने छाने खिलाने पड़ते हैं, ओके, कस्टमर को पहले उसको कॉल करो, उसको चाय शाय का पूछो, उसके बाद ही वो सिचुएशन में होगा कि आपके नेगेटिव मैसेज को प्रॉपर वे में एड्रेस कर सके। बेटा ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आफ्टर एक्सप्लेनेशन, अब उसकी बफरिंग हो गई है, अब आप उसको जो एक्सप्लेन करना चाहो, अभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी, अभी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है। पहले उसको थोड़ा सा कूल डाउन करो, अब थोड़ा सिचुएशन का बताओ, एक्सप्लेनेशन बताओ हुआ क्या है, व्हाट हैपन। सपोज आपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करनी है, तो कभी भी बिजनेस करते हुए कंपनी में बात नहीं डालनी कि हम अपनी वजह से प्राइस इंक्रीज करेंगे। हमेशा पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है बेटा, जो आप प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की वजह से जी, क्योंकि वो पेट्रोल, क्योंकि टैक्सेस लाके हैं इस वजह से वो प्राइस बढ़ गई, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस ऊपर चली गई है इस वजह से प्राइसेस बढ़ गई हैं तो अब जो आपने एक्सप्लेन करना है वो आपने कंपनी के ब्लेम, कंपनी या अपने ऊपर बात नहीं आने देनी, बल्कि एक्सप्लेन कर दो नेशनल इन्वायरमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, क्योंकि माहौल सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। ऐसे ही होता है ना बेटा, जब आप एक घर के सामने जो रेडी वाला जब आता है, कुछ सब्जी बेचने के लिए आता है, ओके, तो उसने कुछ चीज़ महंगी लगाई है तो वो ये बोलेगा पीछे से माल ही महंगा आ रहा है, ठीक है, या इसका स्टॉक ख़त्म हो रहा है, या इसकी सप्लाई शॉर्ट हो रही है, या सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब एक्सप्लेन करना है तो अपने नेवर पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन योर शोल्डर, अपने ऊपर उसका ब्लेम
नहीं लेना आफ्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। सो ऑफरिंग ऑफ अ साउंड रीजन प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अ रीडर टू एक्सेप्ट द रिफ्यूजल, ठीक है जी। जब आप उसको अच्छी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करोगे तो वो उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में होगा, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन इंक्लूड्स गिविंग कन्विंसिंग रीजन वाई द मैटर मस्ट बी हैंडल डिफरेंटली फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रीडर, ठीक है। उसको ये कन्विंस करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको कन्विंस करना है कि ये आपकी तवक्कुआत के अगेंस्ट बात क्यों हो रही है, जैसे आपने चाहा था, जैसे आपने उम्मीद की थी उसके मुताबिक ये बात क्यों नहीं परफॉर्म हो रही। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्सप्लेनेशन में इतनी अच्छी एक्सप्लेन करो कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले कि वाकई ऐसा ऐसा भी हो सकता है। अंडरस्टैंड जी। अब थर्ड पॉइंट में आके आपने नेगेटिव बात कन्वे करनी है, लेकिन उसको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं करना, ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट बटा मैंने डिस्कस कर दिया, क्या है जी, ऑफर एंड OFF, यस, ऑफर एंड एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड पॉइंट है बेटा, अवॉइड एम्फसाइजिंग द रिफ्यूजल। सॉरी avoid emphasizing the रिफ्यूजल, ठीक है जी। अब ये थर्ड पॉइंट है बेटा। अब यहां पे बेटा कहना ये चाह रहा है कि अवॉइड, लेट मी क्रॉस हियर, बेटा ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो, अभी मैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मेरे साथ हो ना, मेरे साथ, यस गुड। ओके जी। अवॉइड एम्फसाइजिंग द रिफ्यूजल मींस कि अब आपने नेगेटिव मैसेज डिलीवर कर देना। जिस तरह से आपको एग्जांपल दूं, दुकानदार कहता है जी कि सपोज टमाटरों का एग्जांपल है, तो बड़ी ऑकवर्ड सी एग्जांपल लेता हूँ, कल से 50 रुपये आज हो गए 100 रुपये, देखिए अब वो 100 रुपये बोलेगा, बार बार नहीं बोलेगा 100 रुपये, वो अगर वो बार बार बोलेगा तो कस्टमर अनॉयड हो जाएगा। आपने एक दफ़ा कहना है, उसने एक दफ़ा कहना है और बात को घुमा देना है, ताकि उसको रियलाइज ही ना हो, कस्टमर को रियलाइज ही ना हो कि मैं आज ज़्यादा पैसे पे कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि अवॉइड एम्फसाइजिंग द रिफ्यूजल, द रिफ्यूजल मैसेज शुड नॉट बी ओवर एम्फसाइज। जो भी आपका नेगेटिव मैसेज उसको आपने ओवर एम्फसाइज नहीं करना, उसको बार बार नहीं कहना, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो आपके कस्टमर्स के अगेंस्ट बात है, वो जो आपका एम्प्लॉई उसके अगेंस्ट बात है, ओके। तो उसको बार बार नहीं कहना, बस एक दफ़ा कहना है और आगे निकल जाना है। ऑल्दो इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द मैसेज, एक दफ़ा कह दो बस, फिर आगे मूव ऑन करो, ठीक है। उस बात को इस तरह से गोल करना है कि बात भी डिलीवर हो जाए और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा ना पड़े। क्लियर हो गया जी। उसको बाद है बेटा प्रेजेंट एंड ऑल्टरनेटिव, प्रेजेंट एंड ऑल्टरनेटिव और कंप्रोमाइज। पहले बेटा मैं लिख लूं, ऑल्टरनेटिव और बेटा यहाँ पे थोड़ा लिखना प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लिए, आई एम नॉट गुड राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड, और कंप्रोमाइज। I hope you can see from here, and let me write the last point ताकि मैं में ज़रा अच्छे में आपको डिलीवर कर सकूं। End with a positive note, yes, end with a नोट, ठीक है जी। सो अभी तक मैंने बेटा जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए, 3 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करी, चौथा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अब बेटा अब सीन ये होता है कि अगर आपने सपोज प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी, अगर एग्जांपल लूँ, अभी गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, तो आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी होती हैं। अगर कस्टमर एक चीज़ को अफोर्ड नहीं कर, सपोज पहले कल्टस की प्राइस थी, जो नई गाड़ी की प्राइस थी वो 14 लाख थी सपोज, अब वो 20 लाख पे चली गई है। अब जिसका 14 लाख का बजट था, 15 लाख का बजट था, वो तो उसका अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उस कल्टस को अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर सुजुकी ने क्या किया कि उन्होंने ऑल्टो लॉन्च कर दी, उन्होंने वैगन आर लॉन्च कर दी। अगर आप कल्टस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वैगन आर पे आ जाए। देखिए अगर प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं, आपका बजट 14 लाख का है, 15 लाख का है, अगर आप उस बजट में, पहले आपका बजट था कल्टस का, अब वो बजट बन रहा है सपोज अब आल्टो का बन रहा है, तो गो फॉर आल्टो। तो ये होता है कि आपने डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना होता है, कि आपने सारी मार्केट को कैटर करना होता है। अगर प्राइसेस ऊपर चली जाएं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो उससे जो सेकंड ऑल्टरनेटिव होती है प्रोडक्ट, उसको वो चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट खरीदनी है,
लेकिन वो अपने बजट में रह के अब ख़रीदना चाहते हैं, जो जितनी उनकी कहते हैं चादर दे के पाँव फैलाएं, तो उसके मुताबिक उसको बाय करना चाहते हैं जी। सो ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव option which give the reader a different perspective and create impression that the seller cares about the reader and has a positive and helpful attitude। ठीक है जी, अगर आप उसको alternative product provide कर दोगे कस्टमर को, तो ही फील हैप्पी कि यार रियली कंपनी केयर्स अबाउट द कस्टमर। अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर की रेंज से बाहर हो गया तो सेकंड प्रोडक्ट तो अवेलेबल है जो कंपनी ऑफर कर रही है, थर्ड प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जो कंपनी ऑफर कर रही है। ओके, सो दैट्स अ रियली गुड साइन एट द कंपनी एंड। या जिस तरह से बेटा सिर्फ अगर मैं बात करूं, सिर्फ नेगेटिव बात डिलीवर नहीं करनी होती बल्कि सोल्यूशन भी बताना होता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन है कि जब आप नेगेटिव बात करें साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें कि अगर ये पॉसिबल नहीं है ओके तो ये पॉसिबल है, अगर वो नहीं तो फिर ये पॉसिबल है। ठीक है जी। सो अब लास्ट पॉइंट है बेटा, ये भी हो गया बेटा। अब लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है? एंड विद अ पॉजिटिव नोट। हमेशा आपने लास्ट में जितनी मर्जी नेगेटिव बात हो, जो क्लोजिंग हो हमेशा पॉजिटिव हो। इस बात को याद रखना कि हमेशा जो क्लोजिंग हो वो पॉजिटिव हो। सो एंड विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। द एंडिंग ऑफ एन अनफेवरेबल मैसेज शुड बी एंड इंश्योरिंग एंड पॉजिटिव टोन विद अ फ्रेंडली क्लोजिंग। ठीक है जी। चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव बात होगी हो, हमेशा जो कस्टमर के साथ जो जुदाई हो, जो उसको सी ऑफ करना हो, आप हमेशा वो एक अच्छी फीलिंग्स लेके आपसे जाए, अच्छी फीलिंग्स लेके जाए। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट कि एंड विद अ पॉजिटिव नोट। ठीक है, आपने शुरुआत भी करनी है पॉजिटिव। बफरिंग क्या है? पॉजिटिव। शुरुआत भी आपने पॉजिटिव करनी है और क्लोजिंग भी आपने पॉजिटिव करनी है। और इन बिटवीन आपने तीनों पॉइंट्स में शुरुआत भी आपने पॉजिटिव करनी है और एंडिंग भी आपने पॉजिटिव करनी है। शुरुआत भी पॉजिटिव करनी है, एंडिंग भी पॉजिटिव करनी है। इन बिटवीन आपने सारे मसले को डिस्कस करना है। यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है उस मसले को और नेवर पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन योर शोल्डर। देखिए, आप इस तरह एक्सप्लेन करो कि आपको ब्लेम ना जाए। और उसके बाद आपने जो उस नेगेटिव बात को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके उसको ज़्यादा इम्फसाइज नहीं कर, और लास्ट में फिर आपने जो नेगेटिव बात एक्सप्लेन की है उसको आपने उससे निकलने का आपने सोल्यूशन भी बताना है। ठीक है, उससे निकलने का आपने बेटा क्या बताना है? बेटा उससे निकलने का आपने सोल्यूशन भी बताना है। दैट्स अ अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंड विद द पॉजिटिव स्टेटमेंट जी। ओके बेटा, आगे एग्जाम्पल है वो आप खुद गो थ्रू कर लीजिएगा, इतनी कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, टाइम काफ़ी हो रहा है। लास्ट पॉइंट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेटा 3.8 बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.8, थोड़ा ऊपर लिख लूँ 3.8 या पीछे लिख दो एम्प्लॉय मैसेजेस। जो लास्ट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा वो 3.8 एंड implied messages। ठीक है जी, अब इसको हम डिस्कस करने वाला हूँ जी। सो टू इम्प्लाई इज टू स्ट्रांगली सजेस्ट द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस्टेड, दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड। ठीक है जी बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम कोई बात कर देते हैं लेकिन हमने पहले पढ़ा था ना पंक्चुएशन का, साथ रीजन एक्सप्लेनिंग। जिस तरह से बेटा असलम इज अ गुड मैनेजर। वाई इज अ गुड मैनेजर? अब आपके दिमाग में डिफरेंट सवाल आ रहे होंगे। ही इज़ अ गुड मैनेजर बिकॉज ही इज सो पंक्चुअल, बिकॉज ही एक्सप्लेन हिज टीम वेरी वेल, ओके, बिकॉज ही हैज़ अ गुड पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे आपका माइंड कन्फ्यूज हो जाता है। यू गॉट माई पॉइंट? कम्युनिकेशन में अगर हम बात आधी करेंगे तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। इम्प्लॉयड मैसेज होता है कि आप खुद कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ ट्रुथ सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ एग्जिस्टेंट कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि जो सजेस्टेड नहीं है, जो बताई नहीं गई, जो एक्सप्रेस नहीं की गई, तो फिर माइंड ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। तो आपने असलम इज अ गुड मैनेजर बिकॉज ही ब्रीफ स्टाफ वेरी वेल। अब सब की सोच जो है ना एक ही पटरी पे चढ़ गई है। अब पहले अगर एक बात की थी, अगर 100 की ऑडियंस थी तो 100 के डिफरेंट डायरेक्शन चल रही थी, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। सपोज आप कहते हैं मैंने एफएससी कर ली। अब एफएससी कर ली इज नॉट द राइट आंसर। एफएससी आपने कौन से ईयर में की, कौन सी फील्ड में की, ओके, कितने मार्क्स के साथ की, कौन से बोर्ड से की। जब तक ये एक्सप्लेन नहीं करोगे तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं कौन से बोर्ड से की, कितने परसेंटेज से की, कौन सब्जेक्ट्स में की। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि एम्प्लॉयड मैसेजेस ये होते हैं बेटा
कि जहाँ पे हम खुद इम्प्लाई करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, हम खुद एजम्पशंस ले रहे होते हैं, क्लियर, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होती। द आर्टिकल इम्प्लाई दैट 1000 जॉब विल बी लॉस्ट, आर्टिकल कह रहा है कि 1000 जॉब लॉस हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगी ये नहीं बताया उसने। तो ये थोड़ा सा ना अंदेशे क्रिएट करता है, इम्प्लॉयड मैसेजेस काफ़ी हद तक आप में अंदेशे क्रिएट करता है। सो केयर मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग आर इंटरप्रेटिंग इम्प्लीकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन एज देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क, इंक्रीज रिस्क दैट द मैसेज में बी मिस इंटरप्रेट। इससे बेटा उसका डिस्टॉर्शन होती है। डिस्टॉर्शन का जो मेन सोर्स है वो इम्प्लाइड मैसेजेस है, मेन सोर्स, कि जब बात पूरी नहीं होती आप खुद उसको उस बात का नतीजा निकालना शुरू करते हो। जब खुद आप नतीजा निकालते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप वो नतीजा निकाल बैठते हो जो असल बात नहीं होती, क्योंकि हर बात में कई रुख होते हैं, हज़ारों रुख होते हैं एक बात करने के, तो आप पता नहीं कौन से रुख में जा रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम के मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस तो लाजमी बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। आप जब, क्योंकि आप उस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते जैसे सेंडर चाह रहा है। अब जिस तरह से एग्जांपल है बेटा, अ सीनियर मैनेजर इज ऑलवेज लेट फॉर इंटरनल मीटिंग। एक इंटरनल मीटिंग होती है, उसमें मैनेजर हमेशा लेट होता है। अब डिफरेंट एम्प्लॉई से पूछेंगे, एक बोलेगा जी द मैनेजर डजंट केयर अबाउट द मीटिंग, और वो केयर ही नहीं करता, अटेंडेंस के बारे में केयर ही नहीं करता, मैनेजर है, ही डजंट केयर अबाउट। द सेकंड, द मैनेजर एक्सट्रीमली बिजी ड्यू टू एन एक्सेसिव वर्कलोड एंड नीड्स मोर स्टाफ एंड नीड्स मोर स्टाफ। ठीक है जी, अब वो एक्सेसिवली बिजी है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू कम, he is not able to come in in the meeting। ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम क्या है जी, एक पर्सन कहता है जी क्योंकि वो he doesn't care about us। सेकंड कहता है जी उसके पास काम बहुत ज़्यादा है। थर्ड कहता है जी टाइमिंग ऑफ द मीटिंग इज नॉट कन्वीनियंट एंड शुड बी, उसके लिए टाइम वो कन्वीनियंट नहीं है, इस टाइम को मूव होना चाहिए। तो जब उसको आके एक्सप्लेन करना है कि आई एम लेट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बात समझ में आएगी, अदरवाइज ये मैसेज इम्प्लॉयड में चला जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाएगा। ठीक है जी। अब जो सेकंड पॉइंट, अ जॉब एप्लीकेंट सबमिट अ रिज्यूमे फुल ऑफ स्पेलिंग एंड प्रेजेंटेशन एरर। ठीक है जी, अब वो जॉब के लिए जा रहा है लेकिन उसने जो सीवी बनाई है, जो रिज्यूमे बनाया है, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं। अब एक जो वो देखने वाला बोलेगा लैक ऑफ अटेंशन, उसने अटेंशन ही दी, उसने ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि उसको जॉब कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको एटलीस्ट देखना चाहिए था कि उसमें क्या लिख रहा है, अपनी सीवी में क्या लिख रहा है। दूसरा कहेगा पुअर इंग्लिश स्किल्स, उसकी जो स्किल्स हैं लिखने की, इंग्लिश की जो उसको राइट करने की स्किल्स हैं वो उसकी पुअर है, वो सही नहीं है। तीसरा जो वो अज्यूम करेगा एप्लीकेंट इज़ नॉट सीरियस अबाउट गेटिंग, वो सीरियस नहीं है जॉब लेने के लिए। थर्ड पॉइंट है दिस। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसको खुद एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि व्हाई ही गॉट सो मेनी एरर्स इन द सीवी। ठीक है जी, सो ये दिस इज कॉल्ड द एम्प्लॉयड मैसेजेस एंड विद दिस आई एम डन विद चैप्टर नंबर 2। दैट्स इट। आई होप थोड़ा सा बेटा ये टेक्निकल चैप्टर था, आगे इतने टेक्निकल, थर्ड चैप्टर इज रिलेटिवली इजी चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके, एंड आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, ओके। एंड अब आगे थोड़ा चैप्टर 3 relatively smaller chapter and we will complete like within 2 or 3 days maximum, what I feel, okay? So if you have any question, okay, please, again I'm gonna write my number till here. If you get any problem you can WhatsApp me, okay, or you can contact me personally and I will try to help you out as much as I can, okay ji, thank you very much, take care, Allah Hafiz.